हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 डाउट प्रॉब्लम्स को। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ये मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है जिसमें कि इम्पल्स का और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज़ होगा। दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ये भी ऋत्विक ने ही भेजा है और ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ पर बेस्ड। और तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भेजा है विलय ने, और ये ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है जिसमें कि एक ग्लास प्लेट मूव कर रही है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रही है। तो इसमें पूछा है कि इस ऑब्जर्वर को इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी कितनी नज़र आएगी। तो वन बाई वन हम तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं इनके डिस्कशन की तरफ, सीख ले हम क्या होगा। तो एक पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया, ये पार्टिकल है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, तो पार्टिकल आया यहाँ पर और कोलिजन के बाद हो गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है ये। तो वेलोसिटी तो दी नहीं है इनिशियल फाइनल, कुछ हाइट दी हुई है केवल h हाइट से ये गिरता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये h गिवन है, इससे इनिशियल वेलोसिटी निकल आएगी जिससे ये हिट करता है प्लेन को। तो जस्ट बिफोर कोलिजन v नॉट कितना है, 2gh, √2gh के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ देखो कि जब पार्टिकल यहाँ टकराएगा तो इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे। अब ये लगेगा इस केस में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको देखना है इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि कोलिजन का जो ड्यूरेशन होता है बहुत छोटा है। इस छोटे से ड्यूरेशन में मोमेंटम में जो चेंज करेगा वो इम्पल्सिव फोर्स करेगा। तो इम्पल्सिव फोर्स कौन कौन से हैं इस पर, एक तो नॉर्मल, एक तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होता है अगर नॉर्मल इम्पल्सिव है तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला है मैक्सिमम फ्रिक्शन का F मैक्सिमम म्यू एन होता है। यस सर। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है तो फिर फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव है, ये भी मोमेंटम में चेंज करेगा। हम जब पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज नहीं होता है। हाँ। लेकिन इसमें कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में भी होगा क्योंकि फ्रिक्शन, क्योंकि कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। हाँ। वो चीज़ तब तक सही थी जब तक फ्रिक्शन नहीं होता था। यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से भी होगा और नॉर्मल की वजह से भी होगा, दोनों की वजह से होगा ये। तो अब जो वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी ये तो है v नॉट, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं हम। तो ये एंगल है थीटा 45, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये आ गया v नॉट कॉस थीटा और यहाँ पर v नॉट साइन थीटा। ये थी इसकी वेलोसिटी। अब इसमें चेंज हो गया है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो किधर को है, ये v नॉट थी, इसको मान लेते हैं v है। तो इसका भी जो कंपोनेंट है वो कर देते हैं, ये कितना है थीटा, ये एंगल थीटा है। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी, अब इसको हम लिख सकते हैं इधर कोलिजन के बाद वाली ये है v cos थीटा। यस सर। और नॉर्मल के अलाउंग कितनी है v sin थीटा, v sin थीटा। अब इसमें नॉर्मल के अलोंग, हाँ ठीक है, ये जो कंपोनेंट किए ना v के, ठीक है, एक इधर है, यस सर, और एक स्लोप के अलोंग है, एक इधर है। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन E इक्वल टू कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेपरेशन अपॉन अप्रोच, ये हम लिख रहे हैं अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो E इक्वल टू कॉमन नॉर्मल के अलोंग आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या है, आफ्टर कोलिजन कॉमन नॉर्मल के अलोंग कह रहे हैं ना, v sin थीटा। आफ्टर कोलिजन वाली तो है v sin थीटा, तो वो आती है न्यूमरेटर में। हाँ जी। तो v sin थीटा माइनस, अब इंक्लाइन प्लेन की वेलोसिटी तो कितनी है, 0 है, 0 है। हालांकि डायरेक्ट हम e टाइम्स लिख सकते थे, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब किसकी वेलोसिटी आएगी पहले, इंक्लाइन की पहले आएगी 0 माइनस, अब इसकी ये थी वेलोसिटी v नॉट कॉस थीटा, तो ये माइनस v नॉट कॉस थीटा होगा तो प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सर।
इतना आया, तो v साइन थीटा इक्वल टू ई वी नॉट कॉस थीटा, इतना आया। अब हमको एक रिलेशन और चाहिए जिससे कि हम जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह दिया है ना, हाँ जी सर। उसका हम यूज कर पाए। एक अच्छा। अलोंग द कॉमन टेंजेंट लिख लेते हैं। तो कॉमन टेंजेंट के अलावा क्या इक्वेशन हो जाएगी? कॉमन टेंजेंट के अलोंग आ जाएगी v cos थीटा तो कॉमन टेंजेंट के अलावा जो चेंज इन मोमेंटम है, कितना है चेंज इन मोमेंटम? v cos थीटा फाइनल मोमेंटम हम लिखते हैं इसका v cos थीटा v cos थीटा माइनस इनिशियल मोमेंटम m v नॉट sin थीटा। साइन थीटा। ये है फाइनल, ये इनिशियल है हाँ, इस डायरेक्शन में। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगा होगा? फ्रिक्शन इस पे ऊपर की डायरेक्शन पे, यहाँ लगा होगा friction। रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन तो ये चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? इम्पल्स के। इम्पल्स के बराबर आ जाएगा। तो इम्पल्स, फ्रिक्शन का इम्पल्स क्या लिख लें हम? म्यू एन dt, ठीक है, म्यू एन dt लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी नॉट साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब एक इम्पल्स की इक्वेशन हम लिख सकते हैं कॉमन नॉर्मल के अलावा। हाँ जी सर, नॉर्मल की वजह से। कितना होगा? इंटीग्रेशन एन डी टी इक्वल टू, अब एन डी टी देखो, हमने एन को एक मिनट डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है। एक मिनट, हमने इसमें म्यू एन में डायरेक्शन सही ली कि नहीं? हमने गलत कर दिया है। देखो ये जो था ना म्यू एन, ये किस डायरेक्शन में? इधर है। अच्छा, ऊपर है। हाँ, हमने इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली ना, स्टार्टिंग में नेगेटिव लगा देते हैं ना इंटीग्रेशन के बाद, इधर नेगेटिव हो जाएगा। अब एन डी टी में देखो हम प्लस लेके चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। एन डी टी का सही। तो मतलब v sin थीटा, फाइनल वाला कितना है? v sin sin थीटा। थीटा। तो एम वी साइन थीटा, एम वी sin थीटा साइन थीटा माइनस प्लस प्लस हो जाएगा सर। माइनस माइनस हाँ, एम वी cos थीटा, ये वी नॉट कॉस थीटा। तो एम वी नॉट cos थीटा माइनस एम वी नॉट cos थीटा। कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन एन डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा प्लस एम वी नॉट कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब इनको डिवाइड कर दो। हाँ, ये n से n तो कैंसिल एन डी टी कैंसिल हो जाएगा, और म्यू आ जाएगा सिर्फ। तो बचेगा डिवाइडिंग 2 बाई 3, तो ये आएगा माइनस म्यू इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस माइनस वी नॉट साइन थीटा अपॉन वी साइन साइन थीटा माइनस वी नॉट cos थीटा प्लस प्लस वी नॉट cos थीटा। अब देखो इसमें ना cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। साइन क्योंकि थीटा 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? v माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी नॉट, माइनस म्यू इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी नॉट। ये हो जाएगा। म्यू की वैल्यू भी रख दो, म्यू गिवन था ना हाँ जी 1/2, तो माइनस 1/2 इंटू वी प्लस वी वी नॉट नॉट इक्वल टू वी माइनस वी नॉट माइनस वी नॉट इक्वल टू 2v माइनस 2v नॉट। इसको यहाँ ले आओ, तो v नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 3v। यस सर, v इक्वल टू वी नॉट बाई 3। v नॉट बाई 3 आ गया। एक रिलेशन ये आया हमारे पास। यस तो सर, अब इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता वो है? सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में क्या था? ये था। जहाँ पे हमने ये इक्वेशन आ गई, तो इसमें हम रख दें v की जगह वी नॉट बाई 3 v नॉट बाई 3 इज इक्वल साइन थीटा इक्वल टू ई वी नॉट cos कॉस थीटा थीटा। दोनों 45 है, तो ये भी हाँ। कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो 1 जाएगा। बाई 3 आंसर क्या है इसका? यही होगा। तो ये है आंसर, और ये है जेई
हाँ ये एडवांस 1/3 की तैयारी। चलो पास एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा है ऋत्विक ने। तो ऋत्विक का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए क्वार्टर सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ लार्ज रेडियस आर with center at origin where a magnetic dipole of moment m is placed as shown in figure। तो यहाँ पर एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट m के बराबर है, उसको ओरिजिन पर रखा है और उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? along the y axis। तो डाइपोल मोमेंट is directing along y axis। when the ring rotates at angular velocity omega about the y axis, electromotive force induced between its ends is, so we have to find induced EMF across the ends A and B when this quarter conducting rotates with angular velocity omega। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जरा डायग्राम बना लेते हैं पहले तो यहाँ पर। ठीक है, सिचुएशन आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो मैं डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ इसका। यहाँ पर ये मैंने बना लिया कि ये है एक y एक्सिस और ये बना लिया हमने x एक्सिस है। ठीक है, और ये जो क्वार्टर है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ये क्वार्टर हमने बना लिया। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको क्वार्टर को रोटेट करा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट है m के बराबर और उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? उसकी डायरेक्शन है अलोंग दी y एक्सिस। ये डाइपोल मोमेंट m वाला डाइपोल एक रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है क्वेश्चन में? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। किसके अक्रॉस? A और B के अक्रॉस। तो ये स्ट्रेट वायर नहीं है पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ इसमें जो डिफरेंस आएगा वो ये है कि वेलोसिटी, अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम निकालें तो डायरेक्ट फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो वो इक्वल टू कितना यूज़ करते हैं हम? BVL। हम मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करते हैं कि हम इसी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अदरवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो जनरल फार्मूला है वो होता है V क्रॉस B डॉट DL। इसको लगाना पड़ता है हमको। ये जनरल फार्मूला है, इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट DL के बराबर। तो जनरल फार्मूले को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो वो इस फॉर्मेट में आ जाता है। लेकिन अगर इस वाले फॉर्मेट को हमें यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो इसमें B, V एंड L ये म्यूचुअली कैसे होने चाहिए? तीनों ही म्यूचुअली कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता है। कोई भी दो अगर पैरेलल हो गए, परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि जब ये रोटेट करेगा क्वार्टर तो इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन से अलग अलग पार्ट की जो डिस्टेंस है वो कैसी है? अलग अलग है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी तो उसकी सेम है। तो जब हम लीनियर वेलोसिटी लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा r के बराबर, तो ये r बदलेगा। यहाँ से डिस्टेंस अलग है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अलग है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अलग है, यहाँ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अलग है। ठीक है, तो v चेंज हो रहा है इसमें बेसिकली। इसलिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हम भले इसको यूज़ करें लेकिन हमें इसे इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। जरा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम लगाने वाले हैं वो बेसिक फार्मूला ही हम यूज़ करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू BVL वाला। अब आते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहले तो ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि ये लूप घूम रहा है या जो क्वार्टर घूम रहा है, इस क्वार्टर की जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी? चेंज हो रही है। ठीक है, तो चलो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, ऐसा कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के केस में भी कई बार किया है, मैं इसके कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो पहले तो मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल है डी थीटा, और एक ये छोटा सा आर्क हमने कंसिडर किया, ये छोटा सा आर्क है।
तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि ये वाला जो आर्क है छोटा सा, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, और एंगल डी थीटा बहुत छोटा है, इसलिए इस छोटे से आर्क को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्ट्रेट पोर्शन है वायर का। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ हम ले सकते हैं आर डी थीटा के बराबर। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है आर डी थीटा के बराबर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये देखो कि जो डाइपोल है, इस डाइपोल मोमेंट के भी हम दो कंपोनेंट कर रहे हैं। एक कंपोनेंट तो यहाँ पर हो जाएगा इधर, ये जो डाइपोल मोमेंट आएगा इस डायरेक्शन में, एरो में थोड़ा ज़्यादा लंबा बना ले रहा हूँ जिससे कि क्लैरिटी आ जाए। तो इसको लिखा मैंने m cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो इसके लाइन के परपेंडिकुलर बनाया मैंने m sin थीटा के बराबर। अब जो m cos थीटा कंपोनेंट है उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये एक्सियल पोजीशन में है, और इस वाले कंपोनेंट के लिए m sin थीटा के लिए ये वाला जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन कहलाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में m sin थीटा की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m sin थीटा अपॉन आर क्यूब के बराबर। डिस्टेंस कितनी है ये, यहाँ तक कि ये आर है तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन की तरह से ही जब हम एक्सियल पोजीशन में निकालेंगे तो एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब के बराबर। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब मैं ज़रा यहाँ से ये m cos थीटा को हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये क्या चीज़ लिखी है हमने, मैग्नेटिक फील्ड लिखी है एक्सियल पोजीशन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो ये जो लेंथ है एलिमेंट की लेंथ तो है ये वाली ऐसी है, और लेंथ ऑफ द एलिमेंट यानी आर डी थीटा इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं BVL, तो इसमें B, V और लेंथ L तीनों कैसे होने चाहिए, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इस एलिमेंट की जो लेंथ है ये पैरेलल है, इसलिए B और L के पैरेलल होने की वजह से इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस किसकी वजह से होगा, केवल इस वाले पोर्शन की वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड के इस कंपोनेंट की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड के इस कंपोनेंट की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो पहले मैं किस में लिख रहा हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं लिख रहा हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ये तो हो गया B। अब वेलोसिटी क्या होगी एलिमेंट की, तो वेलोसिटी के लिए ध्यान दो, उसको हम कैसे लिखते हैं वेलोसिटी को, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। तो ये जो एलिमेंट हमने लिया है, ये वाला जो एलिमेंट हमने लिया है, इस एलिमेंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है ये कितनी है, इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये आएगी r sin थीटा के बराबर, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू ओमेगा r sin थीटा। ये एलिमेंट जिस सर्कल पे घूम रहा होगा वो इस तरह का एक सर्कल होगा, ठीक है, इस तरह के सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है। ठीक है, दोबारा बना के दिखाता हूँ, विजुलाइज कर पाए आप। ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा इस तरह से, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये रेडियस है, सॉरी सेंटर यहाँ पर होगा वाई एक्सिस पर, और ये रेडियस है r sin थीटा के बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हुई है, ओमेगा r sin थीटा। तो इस वेलोसिटी को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो ये वेलोसिटी है ओमेगा r sin थीटा। ठीक है, तो ये बी वी और एल मतलब लेंथ ऑफ द एलिमेंट, वो कितना है आर डी थीटा के बराबर। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर टोटल ईएमएफ निकालना है हमको।
अब टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि कंप्लीट आर्क में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा, पहले कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं हम, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है इसमें। एक म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, r स्क्वायर आएगा ऊपर वो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में क्या क्या बचेगा 4 पाई r क्यूब ये कांस्टेंट है, थीटा तो वेरी कर रहा है तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और इसका करेंगे अब हम इंटीग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने लिखा म्यू नॉट m ओमेगा, और यहाँ पर ये जो r स्क्वायर है उससे ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा 4 पाई r, और जो ये 2 है इस 2 को ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिससे कि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो ये हुआ साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब लिमिट करना है, लिमिट हमको यहाँ पर लगाना है। तो ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर होगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर यहाँ। तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी ये 0 से लेके चेंज होगी π/2 तक। तो इसको हम लिखते हैं 0 to π/2। सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आएगा, ये आएगा म्यू नॉट m ओमेगा अपॉन 4 पाई r, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और अब हम लिमिट रख देते हैं 0 से π/2। तो ये हुआ म्यू नॉट m ओमेगा अपॉन 4 पाई r, माइनस 1/2 को हमने बाहर ले लिया और अब लिमिट रखते हैं। तो cos 2 इंटू लिमिट रखी π/2 माइनस cos 2 इंटू 0, लोअर लिमिट को रखा हमने। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये म्यू नॉट m ओमेगा अपॉन 4 पाई r माइनस 1/2, और ये बचता है यहाँ पर cos पाई माइनस cos 0 डिग्री। और अगर सिंप्लीफाई कर दें हम इसको तो ये आता है म्यू नॉट m ओमेगा अपॉन 4 पाई r माइनस 1/2, और cos पाई होगा -1 cos 0 1। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या हुआ, ये -2 हो जाएगा और ये -1/2 ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 1। तो फाइनली ये आता है हमारे पास म्यू नॉट m ओमेगा अपॉन 4 पाई r, एंड दिस इज द आंसर। ये क्या है, इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस AB। ठीक है, तो ये अक्रॉस AB इंड्यूस्ड EMF है, म्यू नॉट m ओमेगा अपॉन 4 r, और आंसर क्या हुआ इसका, म्यू नॉट m ओमेगा अपॉन 4 पाई r। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये वाला, म्यू नॉट m ओमेगा अपॉन 4 पाई r। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक डाउट प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन पूछा है विलय ने। हालांकि ये क्वेश्चन पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उस लेवल का नहीं है, रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। ये आगे भी जे एडवांस के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है ये समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन है वो ये है कि एक ग्लास प्लेट है ये, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 3/2 के बराबर, एंड दिस ग्लास प्लेट इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, एंड दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास प्लेट का ऑलरेडी गिवन है। तो हमको निकालना ये है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्वर है ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज जैसे दिखाई देगी वो किस स्पीड से मूव करती हुई दिखाई देगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको 2 तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो। देखो पहले तो मैं सिंपल वाला मेथड करता हूँ। क्या काम किया मैंने, मैं इसमें ये अज्यूम करता हूँ पहले कि ये मैंने बना ली, ये है ग्लास प्लेट। ठीक है, ये ग्लास प्लेट है और यहाँ पर है ऑब्जर्वर की आँख, पोजीशन ऑफ द आई, और यहाँ पर है पॉइंट ऑब्जेक्ट,
ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स राइट, एंड दिस ग्लास प्लेट इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये दोनों वेलोसिटी कैसी हैं, कांस्टेंट है। ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो वेलोसिटी निकालने से पहले, इमेज की वेलोसिटी निकालने से पहले आप एक काम करिए, आप किसी आर्बिट्रेरी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करिए कितनी है आँख से। तो मैं मान लेता हूँ कि जो डिस्टेंस एक्चुअल में है आँख से वो कितनी है, x के बराबर है, ठीक है। और आँख से इस ग्लास प्लेट की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लेता हूँ मैं, ये y के बराबर है, ठीक है। ये y के बराबर है। ये डिस्टेंस किस में है, एयर में होगी। ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये भी किस में होगी, एयर में होगी। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू ही लिखूंगा, और ग्लास प्लेट की जो थिकनेस है इसकी थिकनेस को भी हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है, b के इक्वल है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द पर्सन। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हालांकि ये डिस्टेंस ऑफ इमेज ही होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को कंफ्यूज मत होना इस ऑब्जेक्ट से, जनरली ऑब्जेक्ट वर्ड ही यूज करते हैं इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। अदरवाइज इस ऑब्जर्वर को जो दिख रहा है ना वो इसकी इमेज ही दिखेगी, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगी, जब रे ऑफ लाइट यहाँ से चलेंगी, उनका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद जब इसकी आंखों में आएगी रे ऑफ लाइट तब इसको दिखेगी। तो रिफ्रैक्शन के बाद अगर रे ऑफ लाइट ऑब्जर्वर की आंख में आई है यानी कि इमेज ही दिख रही है, ठीक है। अगर विदाउट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन आंख में लाइट आती है तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रही है, वो इमेज नहीं है। लेकिन जब भी रिफ्रैक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट आंख में पहुंचेगी, इसका मतलब ये है कि इमेज ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो अभी उसको दिखेगा वो इमेज होगी, और जो डिस्टेंस में लिख रहा हूँ ये इमेज की ही डिस्टेंस है। तो मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस कितनी नज़र आ रही है उसको, s के बराबर। अब ये देखो पहले हमने जो क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है एयर में, ये एयर में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी है एयर में। तो ऑब्जर्वर भी एयर में है और ये डिस्टेंस भी एयर में है, तो इसमें तो उसको कोई चेंज नज़र आने वाला है नहीं। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूँ, कौन सी डिस्टेंस, जो कि ग्लास प्लेट और ऑब्जेक्ट के बीच में बची, ये डिस्टेंस है x माइनस वाई के बराबर, x माइनस वाई, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हमने x एज्यूम की है, ये y है, इसको माइनस कर दिया तो ये बचा x माइनस वाई के बराबर। तो x माइनस वाई तो x माइनस वाई ही नज़र आने वाला है उसे, प्लस ये जो y डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस भी कितनी होगी, y के ही बराबर होगी। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर y प्लस। अब जो यहाँ देखो, ये जो ग्लास प्लेट में से रे ऑफ लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस ज्योमेट्रिकली कितनी ट्रेवल कर रही होगी, b के बराबर। ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है इसने, ज्योमेट्रिकली जो रे ऑफ लाइट डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस कितनी होगी, वो डिस्टेंस होगी इसकी थिकनेस के बराबर, यानी कि b के बराबर। b हमने थिकनेस ली है इसकी, तो ये डिस्टेंस तो रे ऑफ लाइट ने ज्योमेट्रिकली तो b कवर किया, लेकिन ऑब्जर्वर के लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, b अपॉन म्यू। अब अपॉन में क्यों कर दिया हमने, क्योंकि जब ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में होता है और जो डिस्टेंस वो डेंसर मीडियम में रे ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस उसके लिए कैसी होती है, कुछ कम हो जाती है। जैसे एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूले में h बाई म्यू करते थे ना, या मैंने तुमको एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है कि म्यू r अपॉन म्यू आई इंटू डिस्टेंस। अब म्यू आर होता है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है, और म्यू आई जिसमें इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले को याद करना, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, अभी बस तुम इतना याद रखो कि जो रे ऑफ लाइट ग्लास प्लेट से जब आएगी तो ऑब्जर्वर है कौन से मीडियम में, ये रेयरर मीडियम में है, और ये रे ऑफ लाइट ने जो डिस्टेंस कवर की है b, ये किस में है, ये डेंसर मीडियम में है, तो इसको हम लिख देते हैं म्यू अपॉन b के बराबर। तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन b, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये जो डिस्टेंस है s, ये इसकी ग्लास प्लेट की पोजीशन पर डिपेंड ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती है कि इसमें से कैलकुलेशन करेंगे हम, तो देखो ये s, तो जो s में y तो कैंसिल ही हो जाएगा,
ये y और ये y तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, s इक्वल टू, ये बचेगा s इक्वल टू x प्लस म्यू अपॉन b के बराबर। यानी कि जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट की, मैं अभी वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी अभी बाद में समझाऊंगा, ये जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट की इस ऑब्जर्वर से, वो इस ग्लास, मतलब जो इमेज दिखाई देगी वो इस ग्लास प्लेट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है। ग्लास प्लेट अगर हम यहाँ रख दें तब भी ऑब्जेक्ट वहीं नज़र आएगी, ग्लास प्लेट को अगर हम यहाँ रख दें तब भी इमेज की डिस्टेंस वही होगी, ठीक है। इसकी ग्लास प्लेट की पोजीशन पे ये डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसमें y कैसा हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ds बाई डी टी इक्वल टू, ये आएगा dx बाई डी टी प्लस, अब ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है म्यू और b, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब dx बाई डी टी कितना है, dx बाई डी टी आएगा, अब x किसकी डिस्टेंस थी, यहाँ से डिस्टेंस ली थी ना हमने x, ये डिस्टेंस थी डायरेक्ट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस थी इस ऑब्जेक्ट की और इसकी वैल्यू आएगी -10, तो उसको लिखा मैंने -10 मीटर पर सेकेंड। -10 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो dx बाई डी टी है, यहाँ देखो x की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऑब्जेक्ट और i के बीच का जो डिस्टेंस है ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो dx बाई डी टी हमें नेगेटिव लिखना चाहिए, तो ds बाई डी टी हो जाएगा -10। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर आएगा C, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। अब अगर तुम में से किसी को लगता है कि यार डिस्टेंस मैंने डायरेक्ट आंख से ली थी, अगर ये डिस्टेंसेस मैं ग्लास प्लेट से लेता तो किस तरह से सॉल्व होता, तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ तुमको। ये ग्लास प्लेट है और यहाँ पर हमने बना दी है, ये है आँख, ठीक है। और ये डिस्टेंस जैसे मैंने पहले लिया था y, उसको मैं अभी भी y ही लेता हूँ। और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, और ये किससे मूव कर रही है, ग्लास प्लेट 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट साइड। और ये डिस्टेंस मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं क्या नाम दे दूँ इस बार, इसको लिख लेता हूँ x, और ये है b डिस्टेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू के बराबर है। अब मैं देखता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ इस पॉइंट को मैं चलो यहाँ a नाम देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पर, इंस्टेंट पर, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a सीन बाई ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर जो है इसको कितना डिस्टेंस दिखेगा, तो इमेज ही दिखाई देगी उसको, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर जब आंख में रे ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है, तो ये इमेज ही होगी उसके लिए। तो देखो भाई ये है एयर और ये भी एयर है, तो ऑब्जर्वर को जो डिस्टेंस दिखाई दी ऑब्जेक्ट की वो मैं लिखता हूँ s इक्वल टू, ये जो x डिस्टेंस है उसको x ही नज़र आने वाली है, ठीक है, y डिस्टेंस y ही नज़र आने वाली है, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर भी एयर में, ये डिस्टेंस भी एयर में, ये डिस्टेंस x भी एयर में, ऑब्जर्वर भी एयर में, तो ये डिस्टेंस तो वो x प्लस वाई सेम ही देखेगा। फ़र्क किस में आएगा, फ़र्क आएगा ग्लास प्लेट की जो थिकनेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वो कितना दिखाई देगा उसको, b बाई म्यू के बराबर। अगर ऑब्जर्वर जब भी रेयरर मीडियम में है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। इसको अब मैं ना उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, अब तुम लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो वो पुराने कॉन्सेप्ट तुम्हें याद ही होंगे। तो x प्लस वाई प्लस बी बाई म्यू मैंने कर दिया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ds बाई डी टी इक्वल्स टू, ये होगा dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी प्लस 0। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट a, dx बाई की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो dx बाई डी टी क्या होगा भाई। अब यहाँ पर देखो ये जो x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस मेज़र की है पॉइंट a की हमने प्लेट से, तो ये प्लेट के रिलेटिव होगी। तो x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये वेलोसिटी किसके रिलेटिव आएगी, ये वेलोसिटी आएगी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट। तो प्लेट के रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इसकी, देखो 10 dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 2 के बराबर, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो ये 12 हो जाएगी, और ये आना चाहिए नेगेटिव, बिकॉज x इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो ये आएगा -12। तो इसको हमने लिखा -12 मीटर पर सेकंड प्लस। एंड व्हाट अबाउट dy बाई डी टी,
ये जो dy बाई डी टी है, ये जो y डिस्टेंस है, ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ग्लास प्लेट की वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड, और ये +2 लेना चाहिए हमको dy बाई डी टी, बिकॉज y इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो उसको लिखा हमने +2, तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना क्या चाहता था, आंसर निकालना मेरा पर्पस नहीं था, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बना के डालूं। क्वेश्चन में मुझे तुम्हें समझाना ये था विलय कि ये जो ग्लास प्लेट है, इसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी नज़र आएगी ऑब्जर्वर को। अगर ग्लास प्लेट यहाँ रखा है, चाहे यहाँ रख दें, चाहे यहाँ पर रख दें, कहीं भी रखें, डिस्टेंस अगर सेम हो, डिस्टेंस कैसी नज़र आएगी, उसको सेम नज़र आएगी। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी भी क्या होगी, जितनी इसकी वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी इसको इमेज की नज़र आएगी, प्लेट की वेलोसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये दो तरीके से मैंने तुमको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो तुम मुझे भेज सकते हो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर से इनके सोल्यूशन लेके आऊँगा। अभी सोल्यूशंस में कुछ ज़रा डिस्कशन में गैप हो गया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम आ गया था बीच में क्लासेस का और जेईई मेन से रिलेटेड। अब तुम्हारे जो डाउट्स होंगे उसमें शायद इतना मैं कोशिश करूँगा कि इतना गैप ना हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।